हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि एक एग्रीमेंट क्या होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, वैध बनाने के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है। उन्हीं रिक्वायरमेंट्स में से सबसे पहला पॉइंट था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले एक एग्रीमेंट को होना ज़रूरी है। हम इसी फर्स्ट पॉइंट को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एग्रीमेंट तब फॉर्म होती है जब एक पार्टी की तरफ से कोई ऑफ़र आता है, यानी कोई प्रस्ताव रखा जाता है और दूसरी पार्टी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। तब हम लोग कहेंगे कि दोनों पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हो गई है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ए बी के पास जाकर कहता है कि वो उसको अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। बी ने कहा कि मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। इस केस में ए ने एक ऑफ़र दिया है बी को कि वो अपनी गाड़ी बी को सेल करना चाहता है। बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, अपनी स्वीकृति दे दी। इस केस में हम लोग कहेंगे कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हो गई है गाड़ी को बेचने और ख़रीदने की। एक एग्रीमेंट सिर्फ तभी फॉर्म होगी जब एक पार्टी की तरफ से कोई ऑफ़र आएगा और दूसरी पार्टी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगी, तब एक एग्रीमेंट फॉर्म होगी। यानी कि ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ऑफ़र और एक्सेप्टेंस के बिना कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म नहीं होगी। आज के लेक्चर में हम ऑफ़र को डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफ़र को प्रपोजल भी बोला जाता है और हिंदी में इसको हम लोग प्रस्ताव कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ऑफ़र को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफ़ाइन किस तरह से किया गया है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर, इसको हम लोग कहते हैं प्रपोजल। इस डेफिनेशन में हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर अपनी विलिंगनेस देता है, यानी कुछ इच्छा जाहिर करता है। क्या इच्छा जाहिर करता है? कि वो कोई काम करेगा या फिर वो कोई काम नहीं करेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव, उसका उद्देश्य ये होगा कि उसको दूसरे व्यक्ति का एसेंट लेना है, उसको एक्सेप्टेंस लेनी है दूसरे पर्सन से, यानी कि स्वीकृति लेनी है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और वो सोच रहा है कि वो अपनी गाड़ी बी को बेचेगा। ए अपनी फैमिली के पास जाता है और उनको बताता है कि वो बी को अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। अभी तक ए ने बी को ये बात नहीं बताई है कि वो उसको गाड़ी बेचने की सोच रहा है। इसकी फैमिली ने क्या किया? इसकी फैमिली बी के पास चली गई और बी को कहा कि ए आपको अपनी गाड़ी सेल करना चाहता है। बी चला गया ए के पास और ए को जाकर वो कहता है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्या इस केस में कोई एग्रीमेंट हुई है? यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है, क्योंकि कोई ऑफ़र ही नहीं दिया गया। हमारे ऑफ़र की डेफिनेशन में लिखा है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाकर बताता है कि उसको कोई इच्छा जाहिर करता है, सिर्फ उसी केस में एक ऑफ़र होगा। यहाँ पर कोई ऑफ़र नहीं हुआ है क्योंकि ए ने बी को कोई इच्छा जाहिर की ही नहीं। एक ऑफ़र हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए। अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं दी गई है तो हम नहीं मान सकते हैं कि कोई ऑफ़र हुआ है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं। मान लो दो पर्सन हैं, ए और बी। ए बी के पास जाकर कहता है कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। बी कहता है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। क्या यहाँ पर एग्रीमेंट होगी? यहाँ कोई एग्रीमेंट नहीं होगी क्योंकि कोई ऑफ़र ही नहीं दिया गया। हमारी ऑफ़र की डेफिनेशन कहती है कि एक ऑफ़र का उद्देश्य होता है दूसरे व्यक्ति का एक्सेप्टेंस लेना, उसकी सहमति लेना। यहाँ पर बी को कोई ऑफ़र दिया नहीं गया। ए ने कहा कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, वो ये नहीं कह रहा है कि वो बी को अपनी गाड़ी बेचना चाहता है। ए ने कोई ऑफ़र उसको नहीं दिया है। एक ऑफ़र में हमेशा इंटेंशन होना चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए दूसरे व्यक्ति की सहमति लेना, उसकी एक्सेप्टेंस लेना। यहाँ पर इस एग्ज़ाम्पल में ये इंटेंशन नहीं था। ए ने बस कैजुअली बी को बताया कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, वो कोई ऑफ़र नहीं दे रहा था बी को। इसमें एक लास्ट एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। मान लो एक मैन्युफैक्चरर है
जो सेलर ए के पास जाकर कहता है कि अगर सेलर ए अपना कमीशन थोड़ा सा कम कर लेता है तो मैन्युफैक्चरर और किसी दूसरे सेलर को अपने गुड्स नहीं बेचेगा। ए इस बात से एग्री कर जाता है। क्या यहाँ पर एग्रीमेंट होगी? यहाँ पर एग्रीमेंट होगी क्योंकि मैन्युफैक्चरर का ऑफ़र कम्प्लीटली वैलिड है। मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर ऑफ़र दिया था कि वो कोई काम नहीं करेगा, जो कि एक कम्प्लीटली वैलिड ऑफ़र है। हमारी ऑफ़र की डेफिनेशन में लिखा गया है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहमति लेने के लिए कोई काम करने की इच्छा प्रकट करता है या कोई काम ना करने की इच्छा प्रकट करता है तो हम उसको ऑफ़र कहते हैं। हमारे एग्जाम्पल में मैन्युफैक्चरर ने कहा था कि वो दूसरे सेलर को अपने गुड्स नहीं बेचेगा, यानी इसने कुछ इच्छा जाहिर की कि ये कोई काम नहीं करेगा, जो कि एक कम्प्लीटली वैलिड ऑफ़र है। ऑफ़र या प्रपोज़ल की डेफिनेशन में हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। सबसे पहले आगे हम ऑफ़र से रिलेटेड रूल्स को पढ़ेंगे, लेकिन उन रूल्स को पढ़ने से पहले हम लोग 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑफ़र, एक होता है इंटेंशन टू ऑफ़र और एक होता है इन्विटेशन टू ऑफ़र। जब ए बी के पास जाकर कहता है कि ए बी को अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो हम कहते हैं कि ए ने बी को एक ऑफ़र दिया है। इसको हम लोग डिटेल में लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। एक दूसरे केस में ए बी के पास जाकर कहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी की नीलामी करेगा। बी कहता है कि वो उस नीलामी में 10 लाख रुपए की बोली लगाएगा। अब नीलामी में क्या होता है कि जब भी कोई बोली लगाता है तो हम कहते हैं कि उसने ऑफ़र दिया है। अगर बी एक नीलामी में जाकर 10 लाख रुपए की बोली लगाता है तो बी ऑफ़र दे रहा है कि वो ए की प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में खरीदने के लिए तैयार है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, बी किसी नीलामी में गया नहीं है। बी ने सिर्फ कहा है कि वो जब नीलामी होगी तब वो 10 लाख रुपए की बोली लगाएगा। इस केस में कोई ऑफ़र नहीं दिया है बी ने। यहाँ पर हम कहते हैं कि बी का इंटेंशन था ऑफ़र करने का। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव करने का अभिप्राय। इंटेंशन टू मेक ऑफ़र या फिर प्रस्ताव करने का अभिप्राय का मतलब है कि बी फ्यूचर में कोई ऑफ़र देगा। इसका इंटेंशन है कि वो फ्यूचर में एक ऑफ़र देगा। आज ऑफ़र नहीं दिया जा रहा है लेकिन वो फ्यूचर में ऑफ़र देना चाहता है, उसको हम कहते हैं इंटेंशन टू मेक ऑफ़र। एक और केस में मान लो गवर्नमेंट को कोई रोड बनवाना है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि न्यूज़पेपर में टेंडर इनवाइट कर दिए। जब गवर्नमेंट किसी भी तरह के टेंडर इनवाइट करती है तो वो एक ऑफ़र नहीं होता है, उसको हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र का मतलब है प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण देना। जब गवर्नमेंट ने टेंडर इनवाइट किए तो गवर्नमेंट दूसरी कंपनीज़ को कह रही है कि आप मुझे आकर ऑफ़र दो कि आप कितने रुपए में ये रोड बनाने के लिए तैयार हो। जब कंपनीज गवर्नमेंट के पास आकर वो ऑफ़र देंगी तब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो कौन सी कंपनी का ऑफ़र एक्सेप्ट करना चाहती है। इस केस में गवर्नमेंट ने कोई ऑफ़र नहीं दिया है, बल्कि गवर्नमेंट कह रही है कि दूसरे लोग आकर गवर्नमेंट को ऑफ़र दें और उन ऑफ़र्स में से एक ऑफ़र गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। इसको हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफ़र। इनविटेशन टू ऑफ़र और इंटेंशन टू ऑफ़र एक ऑफ़र से अलग होता है। इंटेंशन टू ऑफ़र में हम कहते हैं जब एक व्यक्ति फ्यूचर में कोई ऑफ़र देने की इच्छा जाहिर करता है तो वो होता है इंटेंशन टू मेक ऑफ़र। इनविटेशन टू मेक ऑफ़र में हम दूसरों को कहते हैं कि आप हमें ऑफ़र दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे कानून में कौन से रूल्स बनाए गए हैं एक ऑफ़र देने के लिए। इसमें 7 पॉइंट हैं, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल है कि एक ऑफ़र करने का उद्देश्य होना चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करना। इसका क्या मतलब है, मान लो ए बी के पास जाकर कहता है क्या आप मेरे घर पे डिनर करना चाहते हो। ए ने डिनर का ऑफ़र दिया बी को, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब मान लो बी डिनर के लिए नहीं आता है। इस केस में क्या ए कोर्ट में जा सकता है इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के लिए? एग्रीमेंट तो थी, ए ने ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट हो गई, लेकिन इस एग्रीमेंट की कोई लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। कोर्ट में जाकर आप इसको लागू नहीं करवा सकते हो। इस केस में हम कहेंगे कि ए ने जो ऑफ़र दिया था उससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है, यानी इसको हम लोग कानूनी तौर पे लागू नहीं करा सकते हैं। वहीं पर मान लो ए बी के पास जाता है,
और उसको ऑफ़र देता है अपनी गाड़ी बेचने का। ए ने बी को कहा, क्या आप मेरी गाड़ी परचेज़ करना चाहते हो? बी ने कहा, हाँ, मैं आपकी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हूँ। ए ने ऑफ़र दिया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, इनकी एग्रीमेंट हो गई। मान लो अब बी अपनी बात से मुकर जाता है, तो ए कोर्ट में जाकर इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकता है। कोर्ट में जाकर कह सकता है कि हमारी एग्रीमेंट हुई थी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट गई। इस केस में हम कहेंगे कि ए ने जो ऑफ़र दिया था उससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, उसको कानूनी मान्यता है, आप कोर्ट में जाकर उसको लागू करवा सकते हो। ऑफ़र का दूसरा रूल है कि एक ऑफ़र अनएम्बिगुअस और डेफिनेट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक प्रस्ताव की, एक ऑफ़र की जितनी भी शर्तें हैं वो पूरी तरह से निश्चित होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो ए के पास दो गाड़ियाँ हैं, एक मारुति कार है और एक टोयोटा कार है। ए बी के पास जाता है और उसको कहता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हो? ए के माइंड में मारुति की कार है कि वो मारुति की कार बेचना चाहता है, लेकिन उसने ये बात क्लियर नहीं की कि वो कौन सी गाड़ी बेचना चाहता है बी को। बी ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बी के माइंड में ये है कि वो टोयोटा की कार खरीद रहा है, मारुति की नहीं खरीद रहा है। यहाँ पर ए के माइंड में कोई और बात है, बी के माइंड में कोई और बात है। यहाँ पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो ऑफ़र दिया था ए ने वो क्लियर नहीं है, निश्चित नहीं है। उसने पूरी तरह से बताया नहीं कि वो कौन सी गाड़ी बेचना चाहता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो ए को एक टेबल बनवाना है। वो बी के पास जाकर कहता है कि मैं एक टेबल बनवाना चाहता हूँ आपसे, और उसका डिज़ाइन मॉडर्न होना चाहिए। बी ने कहा, ठीक है, मैं आपका टेबल बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर भी ऑफ़र वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ए ने कहा एक मॉडर्न डिज़ाइन होना चाहिए। अब मॉडर्न डिज़ाइन इसके दिमाग में अलग हो सकता है, बी के दिमाग में अलग हो सकता है, किसी और पार्टी के दिमाग में अलग हो सकता है। यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं दिया गया है कि मॉडर्न डिज़ाइन का मतलब क्या है। इसलिए यहाँ पर ए का जो ऑफ़र था वो क्लियर नहीं था, इसलिए इसको हम लोग एक वैलिड ऑफ़र नहीं मानेंगे। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि एक ऑफ़र हमेशा कम्युनिकेट होना चाहिए। ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑफ़र की डेफिनेशन में भी। हमने तब कहा था कि ए एक गाड़ी बेचना चाहता है बी को, लेकिन उसने बी को जाके ये बात नहीं बताई, उसने अपनी फैमिली को बता दी। फैमिली जाकर बी को बता देती है कि ए आपको गाड़ी बेचना चाहता है। बी जाकर उसको एक्सेप्ट कर लेता है ऑफ़र को, लेकिन यहाँ पर कोई एग्रीमेंट हुई ही नहीं, क्योंकि कोई ऑफ़र नहीं दिया गया था। ए ने दूसरी पार्टी को जाकर कोई ऑफ़र नहीं दिया, उसने कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं दिया, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑफ़र जो था ये वैलिड नहीं था। नेक्स्ट रूल कहता है कि एक ऑफ़र एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफ़र को हम कहते हैं स्पष्ट ऑफ़र, और इम्प्लाइड ऑफ़र को हम कहते हैं गर्भित ऑफ़र। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ए बी के पास जाकर कहता है कि मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदने के लिए तैयार हो?
ए ने ऑफ़र दिया बी को, बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब इस केस में जब ए बी के पास जाकर ये बता रहा है, उसको ऑफ़र दे रहा है, तो या तो वो उसको मौखिक रूप से बता सकता है कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, उसको मौखिक रूप से वो ऑफ़र दे सकता है, या वो लिखित रूप में दे सकता है कि उसने लेटर भेज दिया या फिर उसने एक ईमेल भेज दिया। इन तीनों केस में ए ने शब्दों में ये बात बयां की है कि वो बी को एक ऑफ़र दे रहा है। जब भी हम लोग शब्दों का इस्तेमाल करके कोई ऑफ़र देते हैं तो उसको हम कहते हैं स्पष्ट ऑफ़र या फिर एक्सप्रेस ऑफ़र। एक और एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। मान लो एक बस है जिसके आगे बोर्ड लगा हुआ है हिसार। इसका मतलब कि वो बस हिसार जाएगी। जैसे ही ये बस बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये बस ऑफ़र दे रही है सवारियों को कि जो भी सवारी इस बस में आकर बैठेगी उसको मैं हिसार लेके जाऊंगा और उसके बदले में मैं आपसे किराया लूँगा। इस केस में बस ड्राइवर हर सवारी के पास जाकर ऑफ़र नहीं देता है कि अगर वो सवारी इनकी बस में ट्रैवल करेंगी तो वो बस उसको हिसार तक छोड़ेगी और उसके बदले में कुछ किराया लेगी। जैसे ही बस बस स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई तो हम मान लेंगे कि बस ड्राइवर ने या बस ने हमें ऑफ़र दे दिया है हिसार तक की राइड का। इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफ़र। इम्प्लाइड ऑफ़र का मतलब होता है जब बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हम अपने एक्शंस के थ्रू कोई ऑफ़र देते हैं तो उसको हम लोग इम्प्लाइड ऑफ़र मानते हैं या फिर गर्भित ऑफ़र मानते हैं। इसी तरह से मान लो कोई एक सवारी है, पर्सन ए है, वो बस में आकर बैठ जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति बस में आकर बैठा तो हम मान लेंगे कि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है। जैसे ही वो बैठा उसने अपने एक्शंस के थ्रू बता दिया कि मैं बस में ट्रैवल करना चाहता हूँ, मैं हिसार तक जाना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर बस ड्राइवर ने जो ऑफ़र दिया था वो इम्प्लाइड ऑफ़र था और बी जैसे ही बस में आकर बैठ गया तो इसने अपने एक्शंस के थ्रू बता दिया कि मैं एक्सेप्टेंस दे रहा हूँ। ए ने एक्सेप्टेंस दे दी। इस एग्रीमेंट को हम लोग कहते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट में एक पार्टी अपने एक्शंस के थ्रू एक इम्प्लाइड ऑफ़र देती है और दूसरी पार्टी अपने एक्शंस के थ्रू इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस देती है। उसको हम कहते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट। यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करके कोई भी ऑफ़र नहीं दिया गया है, कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है। बिना शब्दों का इस्तेमाल किए जब भी हम एक एग्रीमेंट करेंगे तो हम उसको कहते हैं इम्प्लाइड एग्रीमेंट या फिर गर्भित एग्रीमेंट। हमारा नेक्स्ट रूल कहता है कि एक ऑफ़र स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक ऑफ़र को हम कहते हैं विशिष्ट ऑफ़र और जनरल ऑफ़र को हम कहते हैं सामान्य ऑफ़र। दोनों में फ़र्क ये है कि एक स्पेसिफिक ऑफ़र एक स्पेसिफिक व्यक्ति को दिया जाता है, एक ही पर्सन को दिया जाता है, और जनरल ऑफ़र कई लोगों को एक साथ दिया जा सकता है। मान लो ए और बी दो लोग हैं। ए बी के पास जाकर अपनी गाड़ी बेचने का ऑफ़र देता है। इस केस में ए ने जो ऑफ़र दिया है उसको सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसने सिर्फ बी को वो ऑफ़र दिया है। ऐसे ऑफ़र को हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑफ़र, कि एक स्पेसिफिक आदमी को, एक स्पेसिफिक पर्सन को ही हम लोग वो ऑफ़र दे रहे हैं और सिर्फ वही व्यक्ति उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक पर्सन है ए और इसका बेटा खो गया है, वो मिसिंग है। ए ने क्या किया, ए ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट दे दी कि जो भी मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर आएगा उसको मैं 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। ये जो ऑफ़र ए दे रहा है इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है जिसने वो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। जिसने भी न्यूज़पेपर में वो ऐड देखी उसको अधिकार है कि वो ए के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी जो भी ए का बेटा ढूंढ कर लेकर आएगा उसको 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ए ने ऑफ़र दिया और जो ढूंढकर उसको लेकर आया उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। ए ने जो ऑफ़र दिया है उसको हम कहते हैं जनरल ऑफ़र, यानी सामान्य ऑफ़र। जनरल ऑफ़र जनरल पब्लिक को दिया जाता है या फिर बहुत सारे लोगों को एक साथ दिया जाता है। जैसे ही ए ने न्यूज़पेपर में ऐड निकाली तो जिन जिन लोगों ने वो ऐड देखी है उन सभी को हक है कि वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑफ़र सिर्फ पॉसिबल एक्ट्स के लिए ही दिया जा सकता है, यानी कि ऑफ़र दिया जाएगा सिर्फ उन्हीं कार्यों के लिए जिनको करना संभव है। मान लो ए और बी दो लोग हैं। ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो बी की बीमारी ठीक कर देगा पूजा पाठ करके। इस केस में ये करना पॉसिबल ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है, इसलिए हम
ए के ऑफ़र को वैलिड नहीं मानेंगे क्योंकि एक इम्पॉसिबल एक्ट के लिए किया गया ऑफ़र है। इसके बाद नेक्स्ट रूल कहता है कि ऑफ़र एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर नहीं है। मान लो ए ने बी को ऑफ़र दिया कि वो अपनी गाड़ी बी को बेचना चाहता है। अब यहाँ पर बी को जो ऑफ़र मिला है उसकी मर्ज़ी है कि वो चाहे तो ए के ऑफ़र को एक्सेप्ट करे, उसको स्वीकार करे या फिर उसको स्वीकार ना भी करे। ए बी को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो ए के दिए गए ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। यहाँ पर ऑफ़र एक ऑर्डर नहीं होता है, एक रिक्वेस्ट होती है। आपने किसी को ऑफ़र दिया तो आप उनको मजबूर नहीं कर सकते हो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक एग्रीमेंट होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है एक ऑफ़र का होना। जैसे ही वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा तब एक एग्रीमेंट फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि एक ऑफ़र होता क्या है और एक ऑफ़र को वैलिड बनाने के लिए हमारे कानून में कौन से रूल्स बनाए गए हैं। ये था ऑफ़र तक का पार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेप्टेंस की। थैंक यू।